नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज़ा अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। और बहुत यह खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में अब बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं। क्या है पूरा नोटिफिकेशन, क्या क्या हैं अर्हताएं, उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। बस जुड़े रहिए हमसे। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो खास बातें जो इस नोटिफिकेशन में हैं और फॉर्म भरने से पहले हमें वो पता होनी चाहिए। पूरा नोटिफिकेशन में नहीं पढ़ूंगा, बस खास पॉइंट्स ही आपको बताऊँगा। मुख्य रूप से हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और जो शारीरिक शिक्षा है योगा वालों के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर उनके लिए जो है उन्हीं के बारे में खास तौर पे मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी हैं महत्वपूर्ण तिथियां जो कि हमें पता होनी ज़रूरी हैं। तो 29 अक्टूबर 2020 यानी कि आज से ही, ठीक है, आज से ही ये फॉर्म जो है सबमिट आप कर सकते हैं। आज से ही फॉर्म भरना आप शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि और ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रारंभ तिथि दोनों ही 29 अक्टूबर यानी कि आज से ही हैं। और इसके बाद इसकी जो अंतिम तिथि है, आवेदन करने की अंतिम तिथि और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो अगले महीने यानी कि नवंबर की 27 तारीख को है। तो 27 तारीख तक आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं। और जो है लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भाग 2 है इसमें अगर कोई करेक्शन के लिए कोई अगर वहाँ पर ऑप्शन मिलता है तो उसकी अंतिम तिथि 30/11 यानी कि 30 नवंबर को है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन पहले हमें कोशिश यही करनी है कि 27 तारीख तक हम उसको भर दें और उसके बाद अगर उसमें कोई गलतियाँ आती हैं तो वो 30 नवंबर तक हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो किस किस विभाग में ये जॉब्स आई हैं, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का मतलब टीजीटी पोस्ट पर जो है कम से कम 12,913 पदों के विषयवार, अनारक्षित और आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। मतलब कि टीजीटी पोस्ट के लिए लगभग 12,913 इतनी पोस्टें आई हैं और इतनी पोस्टों पर जो है भर्ती होने वाली है टीजीटी डिपार्टमेंट में यूपी के स्कूल्स में। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें और तदनुसार आवेदन करें। वही है कि जब हम फॉर्म भरने बैठे तो हमसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए पहले सारे निर्देशों को जानना बहुत आवश्यक है और महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए कुछ जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उनको हम जानते हैं। सबसे पहला जो निर्देश है वो ये है कि अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है www.upsessb.org, इस पर हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे और इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब ये है कि आप बस वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन ही मान्य है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं है। विज्ञप्ति पदों की संख्या घट सकती है और बढ़ भी सकती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तीसरा निर्देश यह है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति एक ही विषय के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आपने नाम बदल दिया और नंबर बदल दिया, ईमेल आईडी बदल के आपने एक ही विषय के लिए जो है दो बार आवेदन कर दिया, ऐसा नहीं होगा, तो रद्द हो जाएगा। ठीक है, दोनों भी रद्द हो सकते हैं। तो आप एक ही नाम से एक ही आईडी से आवेदन करें और अलग अलग विषय के लिए करना चाहते हैं तो एक विषय के लिए एक बार ही आवेदन करें। ठीक है। चौथा निर्देश जो है वो है भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी का हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में होगा प्रश्न पत्र, अंग्रेजी का अंग्रेजी में होगा, उर्दू का उर्दू में होगा। पांचवी सूचना ये है, निर्देश ये है कि ये जो भर्ती होगी, ठीक है, मतलब कि टीजीटी लेवल पर जो भर्ती होगी वह केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा उसमें। मतलब यदि इसी यूपी में जो अभी पीजीटी लेवल पर जो भर्ती आई है उसमें रिटन टेस्ट भी है और उसके बाद इंटरव्यू भी है, लेकिन टीजीटी लेवल पर केवल लिखित परीक्षा है। ठीक है, मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दी है। अब इधर से जो मुख्य निर्देश हैं उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन आप नहीं कर सकते। एक बार जो भर दिया वो भर दिया। यदि वो करेक्शन के लिए अलग से कोई डेट निकालते हैं या ऑप्शन देते हैं तो उसके बाद उसी निर्धारित समय में ही आप कर सकते हैं करेक्शन। लेकिन एक बार आवेदन आपने कर दिया, उसमें जो जानकारी भर दी वह फिर बदली नहीं जा सकती। जब पूरे जो है आवेदन करने के बाद, ठीक है, सबमिट सब कुछ करने के बाद फिर वो बदला नहीं जा सकता।
और जब पेपर होगा, एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसमें किसी प्रकार के ऋणात्मक जो है मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पूरा जो है आप जितने क्वेश्चन हैं सभी के सभी करके आइए, तुक्का लगा के आइए, कोई अंक आपके नहीं काटे जाएंगे गलत आंसर्स के, ठीक है। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है फॉर्म भरने में या कोई चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो रही है, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। इसका समय जो होगा वो 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर 0532, ये वहाँ का कोड है, और 24666851, और जो दूसरा नंबर है वो ये है कि 8299325775, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ ये जानकारी दी गई है कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे सारी जो है उसमें जानकारियाँ फिल करनी है, उसके बारे में मेरा जो अगला वीडियो होगा उसी के बारे में होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिए, और ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी पर होगा कि आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि किस तरह से इन सब स्टेप्स को हमें फॉलो करना है और अपने फॉर्म को वहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। 2-3 चरणों में ये जो है ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है पूरी हो रही है। पहले चरण में हमको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, दूसरे चरण में हमको शुल्क भुगतान करना है, जो भी फ़ीस है वहाँ पर। ये फ़ीस जो है सामान्य जो श्रेणी के हैं मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 700 रुपये है, ठीक है, और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है, तो 750 रुपये हो गया। और EWS से जो है उनके लिए 450 रुपये है, और जो अनुसूचित जाति मतलब उससे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, OBC के लिए हैं, तो उनके लिए 750 रुपये हैं। अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये। और कोई मतलब जो क्षैतिज आरक्षण होता है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, कोई भूतपूर्व सैनिक या महिला आदि, तो उनके लिए जो है उनके आरक्षण से जिस भी कैटेगरी से वो संबंध रखती हैं उस कैटेगरी के अनुसार उनकी फ़ीस जो होगी उतनी ही होगी, ठीक है। ये फ़ीस उनकी है। हाँ, यदि कोई विकलांग व्यक्ति है तो यदि कोई जनरल श्रेणी का विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए 750 का आधा पैसा 375 रुपये, इतना उसका फ़ीस हो जाएगी। मतलब जो टोटल फ़ीस है जनरल व्यक्ति की उसकी हाफ़ जो होगी, जितनी फ़ीस बनेगी वो उसको भरनी पड़ेगी। मान लो कोई अनुसूचित जाति का विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए 450 का आधा, ठीक है, 225 रुपये, इतना वो फ़ीस भरेगा। तो ये वहाँ का फ़ीस का जो है डिटेल्स है। तीसरे चरण में हमको अपने जो फ़ोटोग्राफ और जो सिग्नेचर होते हैं ये सब अपलोड करने हैं, ठीक है। किस तरह से वो सब प्रक्रिया होगी वो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। मुख्य चीज़ें यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है जो मैं इसको पढ़ रहा था, वो ये है कि जो आरक्षण की स्थिति है, ठीक है, आरक्षण वाले जो अप्लाई करेंगे इसमें एक वाक्य इसमें लिखा हुआ है, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। अब इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि किसी भी अन्य राज्य का यदि कोई व्यक्ति है और वो इस पद के लिए आवेदन कर रहा है और यदि उसकी सीट आरक्षित भी है, मतलब किसी कोटे से भी वो आता है, तो भी उसका कोटा जो है वो मान्य नहीं होगा। केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही आरक्षण मान्य होगा, ठीक है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि बाहर वाले किसी के लिए भी आरक्षण यहाँ पर एक तरह से नहीं है, मना कर दिया है साफ साफ, ठीक है। और जो अर्हता की तिथि क्या होगी, मतलब कब तक हमें फॉर्म भर सकते हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कब तक के वैलिड हैं, तो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वह अर्हता की अंतिम तिथि मानी जाएगी। मतलब 27 नवंबर तक आपकी डिग्री, आपके डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर उसके बाद मान लीजिए आपका रिजल्ट जो है एमए का वह या बीए का 27 नवंबर के बाद आ रहा है और आप पास भी हो गए हैं उसमें, तो भी आप इसके लिए आवेदन करने के लिए जो है आप योग्य नहीं माने जाएंगे, क्योंकि अंतिम तिथि निकल चुकी है। तो उससे पहले ही यदि आपका रिजल्ट आ जाए तो ही आप इस पद के लिए अप्लाई करने के योग्य हो पाएंगे, ठीक है। अब ये जो जितनी चीज़ें हैं, ये भर्ती प्रक्रिया क्या है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारी नॉर्मल चीज़ें ही हैं जो सबके लिए समान रूप से लागू होती हैं। अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि किस विषय में कितने पद हैं, ठीक है। मुख्य रूप से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और जो शारीरिक शिक्षा है योगा वालों के लिए, उनके लिए। तो हिंदी में जो है जनरल में 1054 पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है। टोटल भर्ती जो है वो 1742 हैं। 1054 जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, 405 OBC के लिए है, 276 SC कैटेगरी वालों के लिए और 7 जो है वो ST वालों के लिए है। टोटल 1742 पोस्ट हैं हिंदी वालों के। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ये मौका जो है आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, किसी भी तरह इसको आपको क्लियर करना ही है। संस्कृत वालों के लिए टोटल पोस्ट हैं 938 और 573, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है।
573 जो है ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है इतनी सीटें, 239 जो है वो ओबीसी वालों के लिए, 123 एससी और 3 सीटें जो हैं वो एसटी वालों के लिए हैं। इसके बाद जो इंग्लिश है अंग्रेजी वालों के लिए, ये जो है मैं आपको ये बालक वर्ग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, मेल जो बालक हैं, ठीक है, मेल हैं, वो उनके लिए ये भर्ती हैं। जो है महिलाओं के लिए जो है भर्ती की प्रक्रिया में सीटें अलग हैं, ठीक है। इंग्लिश में मेल के लिए टोटल जो भर्तियां हैं वो हैं 1587 और 913 जो है जनरल वालों के लिए, 445 जो है वो ओबीसी वालों के लिए, 226 एससी और 3 सीटें जो है वो एसटी वालों के लिए हैं। तो इंग्लिश की ये मेल के लिए इतनी सीटें यहाँ पर हैं। अगर हम बालिका वर्ग की बात करते हैं, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी बालिका वर्ग के लिए कितनी पोस्टें हैं, तो हिंदी में बालिकाओं के लिए कुल 214 सीटें हैं, 125 जनरल बालिकाओं के लिए है, 52 ओबीसी के लिए है, 37 एसटी और एसटी के लिए कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इंग्लिश वालों में यदि हम बात करें जो इंग्लिश विषय से अंग्रेजी विषय से जो बालिकाएं इस पद के लिए आवेदन करना चाहती हैं वो 196 टोटल सीटें हैं उनके लिए, 113 जनरल कैटेगरी वालों के लिए, 46 ओबीसी वालों के लिए, 37 एससी और एसटी वालों के लिए कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद संस्कृत की यदि बात करें तो संस्कृत में बालिकाओं के लिए टोटल 97 सीटें हैं, जिसमें से 64 जो हैं वो जनरल कैटेगरी की बालिकाओं के लिए, 21 ओबीसी कैटेगरी की बालिकाओं के लिए, 11 जो है एससी वालों के लिए और 1 सीट यहाँ पर जो है एसटी बालिकाओं के लिए है जो संस्कृत पद से आवेदन करना चाहती हैं। शारीरिक शिक्षा जो है इसमें 48 सीटें हैं टोटल बालिकाओं के लिए और इसमें 26 जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, 12 ओबीसी, 10 एससी और एसटी वालों के लिए कोई सीट नहीं है। पुरुष वर्ग की यदि हम बात करें तो वहाँ पर शारीरिक शिक्षा वालों के लिए टोटल 497 सीटें हैं, ठीक है, और वहाँ पर 261 जनरल वालों के लिए, 152 ओबीसी वालों के लिए, 80 जो है वो एससी कैटेगरी वालों के लिए और 4 पोस्टें जो है वो एसटी, तो टोटल 497 पोस्ट जो हैं वो जनरल में बालक वर्ग के लिए शारीरिक शिक्षा में हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए यदि आप इस पद के लिए टीजीटी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो यदि आप हिंदी विषय से हैं तो हिंदी विषय के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इसमें लिखा है कि बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ, मतलब आपकी बीए में हिंदी तो सब्जेक्ट होना ही चाहिए, साथ में संस्कृत भी होना चाहिए और संस्कृत सिर्फ बीए में ही नहीं होना चाहिए बल्कि इंटरमीडिएट में मतलब 12वीं में भी आपके पास संस्कृत होना चाहिए, अथवा इसी के लेवल की कोई अन्य समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए जिसमें ये दोनों विषय हों और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास बीए हिंदी और संस्कृत विषय के साथ हो, या फिर इस तरह की कोई अन्य समकक्ष परीक्षा हो, ऐसी कोई डिग्री आपके पास हो और बीएड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। दोनों में बीएड तो मांगा ही है। साथ ही ये जो एक छोटा सा कन्फ्यूजन है कि बीए में आपके पास हिंदी और संस्कृत दोनों विषय होने चाहिए, अब ये मुझे लगता है कि सरकार ने जानबूझ के शायद इन प्रवक्ता भर्तियों में कोई केस हो इसकी वजह से तो शायद ये इसके लिए डाल दिया हो, या फिर कोई कन्फ्यूजन्स हो जिसको आगे अभी सॉल्व करना बाकी है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि फॉर्म भरते वक्त जब हम फॉर्म को भरें तो वहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया जाए कि अगर आपके पास संस्कृत नहीं भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्म भरते वक्त हमें पता चलेगा, ठीक है। और साथ में अनिवार्य जो कि आपके पास होनी ही चाहिए वो है बीएड की डिग्री, ठीक है, वो आपके पास होनी ही चाहिए किसी भी हाल में। यदि आपके पास बीएड नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अधिमानी अर्हताएं कौन कौन सी है, ये आपके पास हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ये ज़्यादा प्रभाव डालेंगी। बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी या हो आपके पास, या फिर राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का कोई प्रमाण पत्र हो, आपने किसी नेशनल लेवल पे कोई गेम खेला हो और उसका प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। ये होना चाहिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपके पास हो तो इससे कुछ प्रभाव वहाँ पर पड़ सकता है, इसके कुछ अंक वहाँ पर हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। तो अंग्रेजी में आपके पास बिल्कुल सिंपल है कि बीए होना चाहिए आपके पास अंग्रेजी विषय से, और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय मतलब कि बीए के समान ही कोई अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित कोई डिग्री या आपके पास कोई होने चाहिए, इस तरह का कोई डिप्लोमा नहीं, डिग्री आपके पास होनी चाहिए 3 साल की बीए वाली, जिसमें अंग्रेजी आपका अनिवार्य विषय रहा हो। साथ ही साथ आपका बीएड तो होना ही चाहिए, अनिवार्य डिग्री बीएड के बिना काम चलेगा नहीं। और यदि कोई अन्य भी आपके पास डिग्रियां हैं जैसे कि एमएड हो, पीएचडी हो, या इसी तरह का कोई नेशनल लेवल का कोई खेल का सर्टिफिकेट हो तो वो भी चलेगा, उसके भी कुछ अंक आपको मिलेंगे और उससे आपके जो है टोटल अंक जब मिलेंगे मेरिट के लिए बनाने के लिए तो वहाँ पर इससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है।
संस्कृत वालों के लिए बीए संस्कृत होना चाहिए और इसके साथ एलटी, बीटी या बीएड इस तरह की कोई समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। सामान्य भाषा में कहें तो हमारे पास बीए होना चाहिए संस्कृत ऑनर्स से और बीएड होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। इसके बाद आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बस वो हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी की बात है जो सोचने योग्य है। वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये वही बातें जो बार बार बताई जा रही हैं कि आपके पास नेशनल लेवल का कोई खेल का सर्टिफिकेट हो या पीएचडी हो या एमएड हो, तो इससे आपके अंकों में प्रभाव पड़ेगा मेरिट बनाते वक्त। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की। तो उसमें कह रहे हैं कि आपके पास माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र हो या फिर उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता हो। तो ये डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सीपीएड प्रमाण पत्र हो या इसके जैसा कोई अन्य आपके पास प्रमाण पत्र हो तो आप शारीरिक शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं टीजीटी लेवल पर। ठीक है, और बीएड हो, एमएड हो, नेशनल लेवल का कोई खेल का सर्टिफिकेट हो तो वो भी आपके मेरिट में जब अंक मिलेंगे तो उसमें वो आपका प्रभाव डालेगा। तो इस तरह से ये पूरी भर्तियां जो है हमने इसके पूरे के बारे में जान चुके हैं। अब हमें ये जानना है कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। तो उसके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी पर आधारित होगा कि फॉर्म हम कैसे भरेंगे इस टीजीटी पद के लिए। एक वीडियो और निकल के आने वाला है, वो होगा पीजीटी का जो है उसमें कौन कौन सी योग्यताएं हैं। अगर हम पीजीटी लेवल पर आवेदन करते हैं यूपी में, उत्तर यूकेपीएससी बोर्ड के प्रयागराज के द्वारा जो ये पद निकाले गए हैं, जो भर्ती निकाली गई है, इसमें टीजीटी के बारे में हमने भी जाना है। पीजीटी लेवल पर जो भी नोटिफिकेशन निकला है उसके विषय में भी सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। कौन कौन से मुख्य निर्देश हैं पीजीटी लेवल के लिए, प्रवक्ता संवर्ग के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अप्लाई करने के लिए, तो वो सारी बातें भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।